चालू है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोग को क्लास 10th में हिस्ट्री में पहला चैप्टर के अंतर्गत कुछ पढ़ा दिया गया था। कुछ पढ़ाने का मतलब कि जो आप लोग को 1848 ईस्वी की क्रांति के बारे में बतला दिए थे। लास्ट टॉपिक हम लोगों का 1848 ईस्वी की क्रांति थी, ठीक है। और इधर से आकर के इटली का एकीकरण था। इस टॉपिक से हम लोग को 1848 और इधर आकर के इटली का एकीकरण, ठीक है। अब आज का जो क्लास चलेगा, जब इटली का एकीकरण हो गया था तो नेपोलियन बोनापार्ट का पतन होगा, ठीक है। तो देखिए इटली का एकीकरण और नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग को बतला दें, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड चैप्टर है। वैसे राष्ट्रवाद का उदय जरूर हुआ है, लेकिन राष्ट्रवाद के उदय में कौन राष्ट्र का मतलब ये कौन सम्राट का पतन हुआ है, कौन सम्राट शासक के रूप में अभी उभरा है, ये सब आपको मुख्य रूप से पढ़ने के लिए मिलेगा। मेरे द्वारा जो ये टॉपिक बनाया गया है काफ़ी हम सोच समझ करके बनाए हैं। अगर इस टॉपिक को आप लोग अच्छा से देखेंगे तो लगभग उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा और आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर कमांड हो जाएगा। देखिए बिहार बोर्ड में जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से आप लोग को ये एसएसटी में 40 नंबर कर दिया है ऑब्जेक्टिव में। और जब 40 नंबर ऑब्जेक्टिव कर दिया है तो मेरे द्वारा कहा गया है, यानी मेरा ऐसा सोच है, जो ऑब्जेक्टिव में कम से कम 40 में 40 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 40 में 40 अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है और जो आप लोग को हम थ्योरी दे रहे हैं, अगर ये पूरा थ्योरी को अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये 100% गारंटी रखिए जो आपको, ठीक है, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आपका एक क्वेश्चन अभी हम बतलाते हैं आपको, देखिए यहीं पर दिया हुआ है नेपोलियन के पतन। अगर नेपोलियन का पतन अगर दिया हुआ है, माना कि ये क्वेश्चन आपका है नहीं, ये एक टॉपिक है, लेकिन अगर दे दे नेपोलियन का पतन कैसे हुआ, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दे दे तो हम एकदम इतना इजी में बना करके दिया है। देखिए 1814 ईस्वी के बाद वियना कांग्रेस द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को दो राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। यानी कहने का मेरा मतलब, जो इटली जो पहले बट गया था, आप लोग पढ़े थे, तो जो बांट दिया गया था तो बांटने में फिर कौन, नेपोलियन का कहना वजह नहीं, जो ऐसे पहले था हम वैसे बनेंगे और वैसे एक बार में बनाना संभव। मान लीजिए हम लोग का तो गांव है, गांव में एक आदमी, चाहे घर की बात, जिस परिवार में 25-50 आदमी रहते हैं, क्या एक पेरेंट्स उसको सही से मैनेज कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। ये तो राज्य है, राज्य नहीं राष्ट्र है, तो राष्ट्र को इतना आसानी से तो नहीं कर सकते हैं, तो उसको दो राष्ट्रों में बांट दिया, एक पिडमाउंट में बांट दिया, एक सार्डिनिया में बांट दिया, ठीक है। और इस दोनों को अलग अलग बांट करके दोनों को विधि व्यवस्था को सही करके, ठीक है, एकीकरण की दिशा में ले गया। ले जाने के बाद यहाँ 1820 में नागरिक आंदोलन भी हुए। नागरिक आंदोलन मतलब समझते हैं, जनता लोग अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई करता है उसको हम लोग, ठीक है, नागरिक आंदोलन कहते हैं। तो नेपोलियन के पतन का एक कारण ये भी है नागरिक आंदोलन। देखिए इटली में एक गुप्त दल कार्बोनेरी का गठन राजतंत्र को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया, जो छापामारी युद्ध करती थी। फ्रांस की 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर इटली में भी नागरिक आंदोलन हुए, लेकिन इसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा दबा दिया गया। जब ये जनता बोला तो उसको यहाँ का जो चांसलर था कौन, मेटरनिक, याद रखिएगा, मेटरनिक उसको क्या किया, दबा दिया। यानी समाज में, यानी जो कहता है ना, मीडिया में नहीं आने दिया, प्रेस में आने नहीं दिया, उसको वहीं पर दबा दिया, ठीक है। नागरिक आंदोलन का उद्देश्य कर मेजनी उत्तरी तथा मध्य इटली को एकीकृत कर एक गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन मेटरनिक ने इस आंदोलन को भी दबा दिया। समझ गए? मेजनी चाहता था, ठीक है, कौन चाहता था, मेजनी। मेजनी का कहना था जो इटली को जो एकीकरण करेंगे उसको किस में, उत्तरी तथा मध्य इटली को एकीकरण करके एक गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन मेटरनिक इसको भी दबा दिया। दबाने के बाद क्या हुआ, फलस्वरूप मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। पलायन मतलब जानते हैं ना, जाना पड़ा यहाँ से। यहाँ से कौन चला गया, मेजनी। मेजनी कार्बोनेरी दल का सदस्य था। अब देखिए यहां तक हो गया, क्या कारण था, नेपोलियन के पतन का कारण। नेपोलियन का पतन का क्या क्या कारण बना, सबसे पहला कारण बना जो नेपोलियन चाहता था जो इटली को एकीकरण करें, और इटली के एकीकरण करने में कौन आ गया बीच में बाधा बन करके, ठीक है, कार्बोनेरी। और कार्बोनेरी के बाद वहां का जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, ये भी उसमें टांग अड़ाया, दोनों मिल करके टांग अड़ाया, जिसके कारण, ठीक है, उसका एक तरह से कहिए तो पतन हो गया। क्लियर? अब देखिए इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। जब इसका पतन हो गया, ठीक है, नेपोलियन का,
तो नेपोलियन के पतन के बाद कौन आया इटली में? मेजनी। नेपोलियन के बाद कौन आया? मेजनी। कहता है मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति था। ठीक है, मेजनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। आदर्शवादी मतलब जानते हो, ईमानदार। व्यवहारिक वो नहीं जानता था, प्यार मोहब्बत करना वो नहीं जानता था, वो केवल जानता था काम करेंगे परफेक्ट, चाहे जो हो। होता है ना, अभी भी देख रहे हैं, हाँ ईमानदारी से काम करेंगे। व्यवहारिक का मतलब होता है अगर कुछ गलतियों के लिए तो मैनेज कर लेंगे, है कि नहीं। ये मैनेज करने वाला इंसान नहीं था, जो है वो होगा लेकिन ईमानदारी से होगा। ऐसा कौन था? मेजनी। 1831 में उसने यंग इटली की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीपीय से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। किसका मन था ये? मेजनी का। और मेजनी जब ही अगर ईमानदार था तो ऑटोमेटिक है उसकी बात चलेगी। कहां तक चली सो देखो। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप में चल रहे आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति दौर आया तो मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़ करके जाना पड़ा। देख लो, ऑस्ट्रिया छोड़ करके क्यों जाना पड़ा? क्योंकि 1848 ईस्वी का युद्ध में यह भी बेचारा लड़खड़ा गया, यानी कहने का मेरा मतलब पीछे हो गया। पीछे होने के बाद क्या हुआ सो देखिए। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हो गया। मेजनी जो चला गया था, मेटरनिक आया था, फिर से मेजनी आ गया। मेजनी गया, मेटरनिक आया, मेटरनिक गया, मेजनी आ गया। मेजनी का आने के बाद मेजनी पूरे इटली का एकीकरण कर एक गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चांस एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों को विलय चाहता था। विलय मतलब कि मिटा देना चाहता था, समाप्त कर देना चाहता था। पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। देखिए सब ऐसे इसको समझ करके चलिए, समझे, इसको इस रूप में समझ करके चलिए। जो सबका विचार अलग अलग था, तो सबका विचार अलग अलग था तो ऑटोमेटिक है सब अपने अपने ढंग से चाहेगा कोई भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो कार्बोनेरी अपने ढंग से, मेटरनिक अपने ढंग से, मेजनी अपने ढंग से। ठीक है, एक और कौन था? चांस, हाँ एगो था नेपोलियन, ये अपने ढंग से। अब इसमें जो कारगर होगा, इसका एक एग्जांपल आपको किताब से, फिर बाहर से हम आप लोग को बतलाते हैं अपने यहाँ के मंत्री मिनिस्टर से। जो हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री बहुत हुए, लेकिन अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात में दम है। देखने में लगते हैं कुछ और, करते कुछ और हैं। डरने के लिए सब देश अपने देश से डर रहा है मोटा मोटी। ठीक है, इसलिए सब आदमी ध्यान रखिएगा, जो विचार सबका अलग अलग है। तो इटली के एकीकरण में किसका बात सक्सेस होता है वो आगे आपको पता चलेगा। देखिए इस तरह से विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। सब अपन अपन विचार दे रहा था, 3-4 गो बीच में महान नेता सब आ गया, महान व्यक्ति सब आ गया, उसका एकीकरण नहीं हो सका। बाद में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिससे सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। चार्ल्स एल्बर्ट जो शासक बना था एक क्षेत्र में, उसका पराजय हो गया, बेचारा हार गया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। मेजनी आया लेकिन मेजनी का कुछ चला नहीं, बेचारा फिर यहां से चला गया। अब देखो दूसरा चरण, पहला चरण तो समाप्त हो गया। पहला चरण में कौन कौन था? मेजनी, मेटरनिक और एक कार्बोनेरी भी था। कार्बोनेरी भी आया था ना, हाँ, और एक और कोई था। ठीक है, हाँ, ये चारों खत्म हो गया। चारों से इटली का एकीकरण संभव नहीं हुआ। अब देखो कहता है इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में विक्टर एमेनुएल, काउंट काबूर तथा गैरीबोल्डी का अहम भूमिका रहा। ये सत्य है, आपका क्वेश्चन भी है। इटली के एकीकरण में विक्टर, हाँ, एमेनुएल, काउंट काबूर और गैरीबोल्डी की क्या योगदान है? अगर आप समझ रहे हैं वो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, तो आप अगर इसको अगर अच्छा से समझ लेंगे तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आसानी से आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, टॉपिक को गौर करके देखिए। जो कल का क्लास आप लोग को चला है, कल वाला क्लास अगर आप लोग अच्छा से देखेंगे तो 1830 ईस्वी की क्रांति, 1848 ईस्वी की क्रांति, 2 लघुत्तरीय क्वेश्चन है ना, दोनों आपको इससे बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो ही रहा है। अब देखिए कहता है विक्टर एमेनुएल ने क्या किया सो 1848 तक इटली में एकीकरण के लिए किए गए प्रयास जितने भी थे सब क्या हो गए? असफल हो गए। असफल होने के बाद इटली में सार्डिनिया, पिडमाउंट का नया शासक विक्टर एमेनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और इसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। क्योंकि जो पहले से, देखिए एक बात और यहाँ पर आप लोग को समझा देते हैं, ये ध्यान रखिए, आप जो अपने ढंग से चाहिएगा अगर कोई चीज करने के लिए तो इतना पावरफुल बनिए, और नहीं अगर काम करना चाहते हैं तो पहले से जो होते आया है उसी में आप सहयोग कीजिए, उसी में मिल जाइए और उसी काम को आगे लेकर के चलिए। तो सबका क्या मन था? इटली का एकीकरण।
तो इटली का एकीकरण तो वो लोग से तो हुआ नहीं, तो ये 3 गो आया। 3 गो में से पहले अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, विक्टर एमुनियल के बारे में। तो देखिए कहा था अपनी नीतियां के लागू करने के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। काउंट काबूर वहां पर पढ़ना है ना, तीनों के बारे में है। तब विक्टर एमुनियल ने किसको बना दिया प्रधानमंत्री, काउंट काबूर को। और जब काउंट काबूर प्रधानमंत्री बना तो वो क्या करता है, सो देखिए। काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। तो ये लोग टॉपिक को पकड़ा, जो आखिर इटली का इतना दिन से एकीकरण जो नहीं हुआ उसका कारण क्या था। तो ऑस्ट्रिया तो आप लोग को अभी जस्ट बतलाए हैं। यहां पर कहा गया भैया देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर किसको, मेटरनिक को। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को। तो विक्टर एमुनियल ने किसको खतरनाक कहा, मेटरनिक को। तो आप लोग को ये जानकारी होगा तो होगा ही, अगर नहीं होगा तो जानिए बाय नेम आप गाली नहीं दे सकते हैं किसी को। प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी, उनको नाम लेकर के गाली नहीं दे सकते हैं। जंगल राज कहता है जनता दल को, कहता है ना, लेकिन ये नहीं कहेगा लालू ऐसा। क्यों, नाम पर अगर करते हैं तो आपको पर्सनल केस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। यहां पर देख रहे हैं अकाउंट, ये कौन था, विक्टर एमुनियल ने किसको बना दिया, ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को, जो ऑस्ट्रिया के कारण हमारे देश का, ठीक है, एकीकरण नहीं हो रहा है, किसका, इटली का। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बटाया तथा क्रीमिया के युद्ध 1853-54 में फ्रांस के आग्रह के बिना शामिल हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी बताया और इसने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। फ्रांस के शासक नेपोलियन ने काबूर से एक संधि के तहत ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा कर लिया। और जैसे ही वादा किया तो आगे क्या होता है पता नहीं। गेट लोग को लॉक कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा लॉक कर दीजिए, ऊपर से लॉक कर दीजिए। जरूरी होगा तो फैन चला देंगे, लेकिन आप लोग को, ठीक है, आवाज नहीं आना चाहिए बाहर वाला। देखिए 1859-60 में ऑस्ट्रिया तथा पीडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में फ्रांस ने इटली के समर्थन में अपनी सेना उतार दी। आपको ऊपर में पढ़ाए हैं, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब काफी शक्तिशाली राष्ट्र था। तो ये क्या किया, ठीक है, विक्टर एमुनियल ने फ्रांस से दोस्ती कर लिया। और दोस्ती करना क्यों किया, तो बदला लेने के लिए। किससे, ऑस्ट्रिया से। कहा इटली का एकीकरण जो नहीं हो रहा है इसका मुख्य जिम्मेवार कौन है, और ऑस्ट्रिया का शासक कौन था, मेटरनिक। तो कहा जो मेटरनिक के कारण ये नहीं हो रहा है, तो उससे बदला लेने के लिए उससे दोस्ती कर लिया। दोस्ती कर लिया तो फ्रांस इसको साथ देने लगा। देख रहे हैं, सेना उतार दिया ना। इस प्रकार 1862 तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया तथा सभी ने विक्टर एमुनियल को शासक मान लिया। यानी मेन पॉइंट जो था वो पकड़ लिया ये लोग। अब पकड़ा तो सब मिलकर के इसको शासक मान लिया। जैसे ही शासक माना तो एक बात चलने लगेगा, बात चलने लगेगा तो इटली का एकीकरण संभव है। केकर बारे में आप लोग पढ़े अभी, विक्टर एमुनियल के बारे में। आप पढ़ेंगे किसके बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी क्या किया इटली के लिए, अब सुनिए। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। आपका क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे में क्या है, तो लागल है किसान, नाविक, सैनिक, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या है, नाविक। और मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इस रियासतों की अधिकांश जनता बोर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर के गैरीबाल्डी के समर्थक बन गए। मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो काम किया, जब जो उस समय में कौन था, बोर्बो राजवंश। बोर्बो राजवंश का केवल कहना था लूटो, तो उससे तो वहां की जनता परेशान थे। क्या लागू किया था, निरंकुश शासन, कोई लोभ नहीं हमें होना चाहिए, जो है सो केवल लूटने का बात। तो उससे तंग आकर के किसका हो गया ये समर्थक, गैरीबाल्डी का। अब देखिए भाग गए यहाँ पर। गैरीबाल्डी का जैसे ही साथ बन गया, गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमुनियल के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां को सत्ता संभाली। यानी गैरीबाल्डी तो कहिए दिया था, सॉरी कौन, विक्टर एमुनियल ने इसको, तीनों साथे न था, कौन कौन, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और एक विक्टर एमुनियल, तीनों साथ था। तो तीनों मिल करके गैरीबाल्डी किसके विचार पर चल गया, विक्टर एमुनियल के विचार से वहां का सत्ता को संभाल लिया पूरे को। कहाँ के सत्ता को, तो दिया हुआ है सिसिली तथा नेपल्स, दोनों पर आक्रमण किया था ना। इटली का कोई शहर था, कोई जगह था जिस पर दोनों
आक्रमण किया और विक्टर एमुनियल के विचार से उस पर, ठीक है, सत्ता को संभाल करके वहां के जनता की देखरेख, वहां के विचार पर, वहां के जो सिस्टम है उस पर विचार करने लगा। तब क्या होता है, 1862 में गैरीबॉल्डी ने रोम पर आक्रमण किया की योजना बनाई, तो काबूर ने इसका विरोध किया। इसी बीच गैरीबॉल्डी को भेंट काबूर से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबॉल्डी ने विक्टर एमुनियल को सौंप दिया। गैरीबॉल्डी बिना शर्त के अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। देखो कारण क्या बनता है, सो जो वह एक नाविक था कि वह एक किसान था। क्वेश्चन हो गया ना फंसने वाला। पेशे से क्या था, नाविक था। पेशे से क्या था, नाविक था, लेकिन इसने काम अच्छा किया। काम अच्छा करने के कारण जितना जो सब जीत करके लाया सब दे दिया किसको, विक्टर एमुनियल को दे दिया। तो विक्टर एमुनियल को सौंप दिया। तो विक्टर एमुनियल क्या किया, सब राष्ट्र को दे दिया, देश को दे दिया। जैसे अभी जन स्वराज प्रशांत कुमार दे दिया ना, सब जन स्वराज पार्टी को सब अपना दे दिया संपत्ति, उसी प्रकार राष्ट्र को देकर के एक साधारण किसान जो होते हैं उस तरह से ये जिंदगी जीने लगा। 1862 में गैरीबॉल्डी की मृत्यु के बाद रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमुनियल ने स्वयं किया, क्योंकि गैरीबॉल्डी मर गया, अब गैरीबॉल्डी जिंदा नहीं रहा। तो आखिर दिया कौन था, विक्टर एमुनियल ने ही। अब विक्टर एमुनियल ने त्याग किया था तो फिर बेचारा सत्ता में आ गया। सत्ता में आने के बाद क्या होता है, 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर एमुनियल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। विक्टर एमुनियल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बना दी। ठीक है, इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरीबॉल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमुनियल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हो गया। देख लिए कैसे कैसे बांटा। सो यही अंग्रेज का छल था। अंग्रेज का भी कहना था फूट डालो और शासन करो। जैसे अभी क्लास में आप लोग इतना आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, तो सब पर आक्रमण नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा हम मारने के लिए आए हैं। सबको पहले फुटका देगा, अलग अलग फुटका करके और सब पर धीरे धीरे क्या करेगा, अधिकार कर लेगा। वह काम किया। देखे इटली का 2 भाग नहीं, 4 भाग नहीं, 5 भाग नहीं, 10 भाग, 15 भाग, एक छोटा छोटा शहर करके सबको जीत करके और फिर ये सबको एक जगह मिला दिया। जब गैरीबॉल्डी मर गया तो विक्टर एमुनियल ने उसको क्या किया, अपने योगदान में ले लिया, लेकर के तीनों के कारण, ठीक है, एकीकरण संभव हो गया। अब है आपको जर्मनी का एकीकरण। अब देखिए जर्मनी, अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, अभी द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की बात नहीं हुई है, समझे। प्रथम विश्व युद्ध होता है तो अब जर्मनी टूटता है, याद रखिएगा, वरना जर्मनी भी अपने आप में एक हीरो था उस समय में। देखिए इटली और जर्मनी का एकीकरण साथ साथ संपन्न हुआ। आधुनिक युग में जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसे 300 छोटे छोटे राज्यों में बांटे गए थे। जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर रायन राज्य का निर्माण करना था। उत्तरी जर्मनी में सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था, वही दक्षिणी जर्मनी के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की कमी थी। राष्ट्रवाद की जब तक अगर नहीं रहेगी भावना, तब तक कोई किसी के सहयोग में आ सकता है। तो इसको 2 भाग में बांटा, जर्मनी को 2 भाग में बांटा। एक भाग कहाँ बांटा, दक्षिणी, और एक बांटा कौन, ठीक है, उत्तरी है, हाँ उत्तरी नीचे में ही है, तो एक उत्तरी और एक दक्षिणी। देखिए उत्तरी में जो था शक्तिशाली था और दक्षिणी में शक्तिशाली नहीं था, किसका, राष्ट्रवाद की भावना का। जर्मनी के एकीकरण में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हिगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ल्ड, जैकब, ग्रीम आदि तथा शिक्षण संस्थान एवं विद्यार्थी का भी योगदान था जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है, किसी भी देश के एकीकरण में, किसी भी राज्य के एकीकरण में, किसी भी गांव के एकीकरण में या विकास में सबसे अहम भूमिका होता है बुद्धिजीवी वर्गों का, पढ़े लिखे लोगों का। अगर पढ़े लिखे लोग अगर सहयोग कर रहे हैं तो याद रखिएगा दंगा फसाद भी ज्यादा नहीं होगा और वह काम सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ेगा भी। ठीक है, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा स्थापित की। वाइमर राज्य का सेना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। 1834 में जन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जो जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। फ्रेडरिक, जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचारों का शासक था, ने व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया।
फ्रेडरिक विलियम का देहांत हो जाने के बाद उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बन गया, जैसे अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी जो अपने यहाँ का राजनीतिक है, अपने यहाँ के राजनीति में अभी करंट वाले में आदमी को आए या न आए राजनीति, लेकिन उसका बाप अगर राजनीति में था तो वो राजनीति में होगा, जो कि गलत है। आप सभी आदमी जानते होंगे रामविलास पासवान राजनीति बहुत अच्छे राजनेता थे, लेकिन उनका बेटा चिराग पासवान एक हीरो था। बाप मर गया तो बेटा को बना दिया गया मंत्री, बेटा हो गया राजनेता। कुछ दिन पहले अभी देखे, 3-4 दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ है, तो एक उपेंद्र कुशवाहा थे, उनका बेटा इंजीनियर था, उसको मंत्री बना दिया गया। अरे भाई, एक इंजीनियर राजनेता के बारे में कैसे जानेगा, राजनीति के बारे में क्या जानेगा है? लेकिन उसको धरा दिया गया। तो वही काम यहां पर भी किया गया। जब फ्रेडरिक विलियम का देहांत हो गया तो उसका भाई वहां का शासक बन गया। ठीक है, विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रख करके महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या क्या भूमिका होती है, एक बिस्मार्क वाला भी आपका क्वेश्चन है। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था, वह हीगेल के विचारों से प्रभावित था। वह जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। कौन? बिस्मार्क। आपका क्वेश्चन है ना, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। आपका यह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया था, याद रखिएगा। मन से पढ़िए, आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ इसी नोट से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस नोट्स को समझ गए ना, 20 से काट करके 2 भाग किया गया है, जिस कारण आप लोग को आगे पीछे करना पड़ रहा है। ठीक है, जब इसका पीपीटी फाइल तैयार हो जाएगा, जो न्यू क्लास 10th बनेंगे उसके लिए, तब थोड़ा इसको ढंग से बनाया जाएगा। अभी तत्काली आप लोग आगे पीछे करके ही पढ़िए। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के 1864 में सेल्सविग और हॉल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर के डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्सविग प्रसा के अधीन हो गया और हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हो गया। यानी बट बट करके, दिमाग समझ रहे हो ना, एगो नहीं हर पाएंगे, एगो हर पाएगा। तो जैसे जो हुआ था हिटलर वाला कहानी पता है ना, हिटलर तो उसे सेनापति था ही, तो हिटलर सेनापति था लेकिन केवल सेना था, तो उसको प्रलोभन दिया गया था जो तुम लड़ाई करो, जब लड़ाई करोगे, जब जीत होगी इटली में, इटली की तरफ से, तो हम तुमको क्या करेंगे, उसमें पार्टनरशिप में रखेंगे, तो तुमको देंगे। और नहीं दिया, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो कि तुम लोग जानते हो। द्वितीय विश्व युद्ध कराने वाला इंसान कौन था? हिटलर था। पोलैंड पर आक्रमण होते ही द्वितीय विश्व शुरू हुआ था ना। ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है बउआ, लेकिन तुम लोग का अगर रहा चलती तो तृतीय विश्व युद्ध होगा। ये बताओ, अभी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, बात समझना, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब तो जापान पर, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बम गिरा दिया गया, परमाणु बम। नहीं, अब जो अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तब लगता है जो कोई आदमी बचेगा। कुछ दिन पहले हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई। हिंदुस्तान के सैनिक सोकरा घर में घुस घुस करके मार रहा था, देखा था ना। तब इसलिए अब तृतीय विश्व युद्ध का भाई बात ना करो, प्यार से समझो। ठीक है, जब ऑस्ट्रिया उसे दबाने के लिए बढ़ी तो जर्मनी ऐसा करने से रोक दिया। ठीक है, अपमान के कारण ऑस्ट्रिया ने 1866 में जर्मनी के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हार गई। ठीक है, ऑस्ट्रिया युद्ध भी किया और ऑस्ट्रिया हार भी गया। इस तरह जर्मनी एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। ऑस्ट्रिया मर गया, ऑस्ट्रिया को तो पहले भी बदनाम किया गया था, खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो 1/3 समझो एकीकरण हो गया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि फ्रांस के साथ दोस्ती किया था तो फ्रांसों का तो लोभ था ना। तो जब फ्रांस के लोभ था तो फ्रांसो उसमें थनिया इन्वॉल्व कर रहा था। तो अब सोचा जर्मनी क्या, जो फ्रांस से युद्ध करके फ्रांस को भी साइड कर दे। ठीक है, क्योंकि जर्मन के दक्षिण रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर रहा था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, लेकिन फ्रांस इसका विरोध कर रहा था। मौका मिल गया, देख लिया, फ्रांस विरोध कर रहा था, अभी ये मौका मिल गया। फ्रांस किसके? प्रसा के साथ मिल जाएगा, कौन? जर्मनी मिल करके आप हान देगा फ्रांस को। यह होता भी है। देखो, स्पेन की उत्तराधिकारी को लेकर के 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हो गई। हो गया, अब तो जर्मनी का एकीकरण संभव है, 2/3 खत्म हो गया। तो तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच
शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सेडन के युद्ध में ही एक महान शक्ति का पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मन का उदय हो गया। अंततः 1871 ईस्वी तक जर्मनी का भी एकीकरण संभव हो गया। अब क्वेश्चन है तुमको जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो अब तो ये जो अभी तुम लोग पूरे पढ़े हो इसमें से छांट करके लिख सकते हो। अगर लघुत्तरीय कहेगा तो लघुत्तरीय की तरह, दीर्घोत्तरीय कहेगा तो दीर्घोत्तरीय की तरह। ठीक है, आज क्वेश्चन करने के मूड में नहीं है, नहीं तो कल जो पढ़ाए हैं उसमें से क्वेश्चन करते। ठीक है, हाँ, लेकिन आज नहीं। अब कहता है जर्मन राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या हुआ। जब जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया, जर्मनी एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। अभी देखे हो ना तुम लोग सम्राट चौधरी का प्रभाव, बुलडोजर बाबा चला दिया समस्तीपुर में सब जगह। आज हम उसी रोड से आए थे तो देखिए फिर सब रोड मतलब बना लिया। सब पावर एक दिन दिखाया एक दिन समाप्त। दो काम करता वो, या तो जो बेच रहा है रोड पर उसको एक जगह दे देता कि रूम लगा दो ना भाई, जगह दे देता, और नहीं तो फिर आज जैसे लगाया फिर आज तोड़ देता कि, वरना फिर तो हो गया एक दिन दिखा दिया एक दिन फिर वैसे ही कर दिया शांत, ऐसे में काम नहीं चलेगा ना। तो अब क्या करता है सो देखो। ठीक है, जर्मन राष्ट्रवाद ने केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप के साथ साथ हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्र आंदोलन शुरू हो गए। इसी के प्रभाव ने ओटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार से स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। एक होता है ना जाति के आधार पर क्षेत्र को बांटना, तो एक स्लाव जाति ने संगठन कर लिया किसको, सर्बिया को। ठीक है, सर्बिया क्षेत्र बना लिया, सर्बिया क्षेत्र किसके से, स्लाव जाति ने संगठन करके एक सर्बिया को जन्म दिया। यूनान में अब राष्ट्रवादी राष्ट्रीयता का उदय कैसे होता है, अब यहां से देखते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है यूनान का अपना गौरव में अतीत रहा जिसके कारण उसे ठीक है पश्चात का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। यूनान तुर्की का साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति ने यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। जैसे ही ठीक है राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी तो उसने धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इसकी पहचान कर ली। ठीक है, संस्कृति के आधार पर, संस्कृति मतलब समझते हो ना, रीति रिवाज के आधार पर। जाकर के आंख धो लो ना, नींद लग रहा है तो उधर लग रहा है अर्जुन को। हाँ ठीक है, देखो आगे देखो। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान, ठीक है, स्थान पर की। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। ठीक है, इंग्लैंड का महान कवि वायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगा। रूस भी यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। सब शासक सब खाली लड़ाई ये किया, समझा। और लड़ाई में तो सब समझते हो जो कितना का लॉस हुआ। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर के तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थक में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। देख रहा है वो सम्मेलन क्या, सम्मेलन में तुर्की शामिल हुआ था, तुर्की के विरुद्ध लड़ाई करने लगा। ध्यान रखना रे, जे आदमी नहीं आएगा और बुराई चालू रहेगा, इसलिए सब आदमी क्लास आना। ठीक है, इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। तुर्कियों को साथ देने वाला हुआ भाई एगो देश, कौन, मिस्र। इनमें कौन कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, तीनों शक्तिशाली ये राष्ट्र था। अब बताओ मिस्र को क्या चलेगा। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह से पराजित हो गई। 1829 में एड्रियानोल की संधि हुई जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनियन को स्वायत्तता देने की बात तय हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। अब लगता है दोनों विलीन हो गया ना। हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय। हंगरी पर राष्ट्रीय का पूर्णतः प्रभाव था। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसुथ ने राष्ट्रीय आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ के राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए। 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने
हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। इस प्रकार इस आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीयता अस्मिता प्रदान कर दी। देख लो, आप धीरे धीरे लगता है मानवता की बात हो रही है, सब स्वतंत्र राष्ट्र बन रहा है। अब कौन आ गया? पोलैंड। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासक के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए थे। 1830 की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अंततः इस समय रूस ने पोलैंड के विरोध को कुचल दिया, क्योंकि रूस शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक था। रूस अभी भी शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है, जो कि तुम लोग को पता है। कुछ दिन पहले अभी रूस अमेरिका के टक्कर में था, ठीक है, था नहीं, है भी। हाँ, अरे जापान भी अगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अगर बम नहीं गिराता तो अमेरिका को पानी मतलब पिला देता, ठीक है, पानी पिला देता, इतना शक्तिशाली था। लेकिन जैसे अभी अपना बिहार की बात किया जाए तो बिहार में पटना और समस्तीपुर सबसे पॉपुलर शहर माना जाता है। यह दोनों को अगर ध्वस्त कर दिया जाए तो बिहार में क्या बचेगा, है कि नहीं? जैसे अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में अगर बेंगलोर को उड़ा दिया जाए, दिल्ली को उड़ा दिया जाए, ये सब बड़े बड़े शहर हैं, इस सबको अगर उड़ा दिया जाए तो बिहार भारत में क्या बचेगा? उसी प्रकार से वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी को मेन शहर जो था उड़ा दिया। फिर भी अभी जापान को खराब नहीं है, ठीक है। अब है बोहेमिया। बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासक के अंतर्गत था, में भी हंगरी ने के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सकी, यानी यह खतरनाक हो गया और बंद होने के कगार पर पहुंच गया। धीरे धीरे क्या होगा भाई, पहले तो जोश में था तो सब लड़ाई किया, लड़ाई करने के बाद पता चल गया क्या होने वाला है। जो शक्तिशाली राष्ट्र था वो दबदबा दिया था, तो शांत रहा। परिणाम क्या निकला इस सबका, सो देखो। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांसीसी क्रांति के समय से ही शुरू था, क्योंकि फ्रांस शक्तिशाली राष्ट्र था और फ्रांस से ये दोस्ती कर लिया था। कौन? काउंट काबूर, विक्टर एमुनियल और एक गैरिबाल्डी, तीनों मिलकर के दोस्ती कर लिया था। तो इसके ठीक है सहयोग से यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास काफी तेजी से हुआ। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। बड़े यूरोपीय राज्य यथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना का बढ़ गया। भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। इस प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसका सदस्य बन गया। यानी भारत में भी वो जो विदेश में हो रहा था राष्ट्रवाद का उदय, ये बात भारत में भी पहुंच गया था। भारत में सबसे पहले कौन किया? टीपू सुल्तान। कितना ईस्वी में? 1789 ईस्वी में। क्या किया था? जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था और उसका ये सदस्य बन गया, ठीक है। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। बाद में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे, इसलिए कहा जाता है 1857 की क्रांति ही स्वतंत्रता की नींव पड़ी थी। इसी दिन प्रथम युद्ध मानो तो यह है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का। ये नहीं 1914 ये 1918 वाला प्रथम विश्व युद्ध नहीं, ये वाला यानी अपनी लड़ाई का नींव पड़ी थी यह जगह से 1857 ईस्वी से, ठीक है। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने पहले यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? हो गया नहीं? हाँ तो ये हो गया। अब इधर चलेंगे, ठीक है। नहीं तनिया और होगा ऊपर में, देखिए। अब इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन आंसर है, जो कि क्वेश्चन आंसर HW में देते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीति मानचित्र में बहुत बड़े बदलाव के साथ साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले यूरोप में, यूरोप से फैलते सीखते सब देश सीख लिया। अब देखिए इस पाठ में जो जो क्वेश्चन आंसर है पहले आप लोग को हम दिखा देते हैं, ताकि वीडियो को रोक करके आप लोग ठीक है उतार भी लेंगे, लेकिन समझ लीजिए राष्ट्रवाद क्या है ऊपर में पढ़ लिए हैं। मेजनी कौन था? उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? मेटरनिक युग क्या था? अब आ गया लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन सब देखिए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया गया है इसमें। अगर वो सब देख लेंगे तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगेगा क्वेश्चन आंसर में दिक्कत तो देखिए ऐसे करके अगर निकल गया तो यहाँ पर वीडियो को रोक देंगे ऐसे करके और फिर ये उतार लेंगे। एकदम सटीक है, ठीक है। अपनी
माध्यम से हम बनाए हैं इसको, तो ये नहीं है जो आपको किताबी लैंग्वेज में है पूरा पूरा, नहीं, एकदम सटीक में है। जब सटीक में है तो आपको याद करने में भी सुविधा होगी। ठीक है, अब देखिए लघुत्तरीय में 1848 के फ्रांसीसी क्रांति, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, सब यानी आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सब क्वेश्चन है, देख रहे हैं। जैसे अगर आपको, हाँ, जो क्वेश्चन में आपको नहीं बनेगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, अभी अगर जाइएगा घर तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा तब आप साइड में आइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और नहीं तो रोक दीजिएगा और रोक करके उतारने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में बोले थे ना, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबोल्डी की योगदानों को बतलावे, अभी जस्ट बतलाए हैं। अगर आप लोग देखते हैं तो आसानी से याद इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर कल और आज लगा करके ये क्लियर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको देखेंगे। अब हम, ठीक है, इस क्लास में यानी अब जो कल का क्लास चलेगा आप लोग को ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लियर हो चुका है। ये आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तत्काल के लिए बाय।